केजरीवाल जी लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है। 14 में से 2 रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं और दोनों में घोटाला सामने आया है। अभी और भी रिपोर्टें आने वाली। एक शिक्षा घोटाले में मतलब इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि बाकी घोटाले छोटे लगने लगे। अरविंद केजरीवाल जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में। मंत्री की कोई औकात उस पार्टी में नहीं। ये जो रेवेन्यू लॉस की बात मैं कर रहा हूँ 2000 करोड़ से ज़्यादा का, ये वो रेवेन्यू लॉस है जो सिर्फ पक्के में हुआ। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार हुआ वो अलग है। कई जगह पर ये, कई मोहल्ला क्लिनिक्स में ये हुआ है कि 30 सेकंड में एक पेशेंट देख लिया गया और दिल्ली में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स आनी थी, जिसमें से 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और दोनों रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें घोटाला सामने आया है। और आज हमारे साथ दिल्ली के ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे और आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से इन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ निभाया। उसके बाद में मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में ये आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो मैं आज राजकुमार आनंद जी के साथ हूँ, इनसे मैं बात करूँगी और जानूँगी कि जो 14 रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 12 जो रिपोर्ट्स बची हैं उसमें कितने घोटाले सामने आने वाले हैं। और ये जो 2 रिपोर्ट्स आपने देखी, क्योंकि आप खुद कुछ समय के लिए हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में, तो किस हिसाब से काम होता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जानकारी नहीं होती है? क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक बात है सीएजी रिपोर्ट्स की, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एक्साइज घोटाले पर, तो एक्साइज घोटाले में सबसे बड़ी बात तो ये कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार और जो घोटाले किए उसकी वजह से 2000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, ये इस रिपोर्ट में है। ठीक है। उसके अलावा लाइसेंसिंग में खामियां थी बहुत सारी। जैसे एक से ज़्यादा व्यक्ति को पहले कभी लाइसेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्होंने कहा कि एक आदमी कितनी भी दुकानें ले सकता है। उससे एकाधिकार का जो सिस्टम है वो बढ़ा, और जब एकाधिकार को स्थापित करेगा तो उसके लिए घूस देगा। तो ये एक कमी रही। जो मिक्स लैंड यूज एरिया है उसमें दुकानें खुलवाई गई बिना डीडीए के परमिशन के, जो कि अलाउ नहीं थी। उसमें खुलवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके और इन लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्योंकि शराब के दुकानों के आवंटन में भी बहुत सारी हेराफेरियों की तरफ इशारा इस सीएजी रिपोर्ट में किया गया है। अच्छा, बीजेपी भी एक बार मतलब जब सवाल उठाती थी तब बीजेपी का भी लगातार ये कहना था कि आप एक व्यक्ति को इतनी सारी दुकानें क्यों सौंप रहे हैं, एक व्यक्ति इतने ज़्यादा बिजनेस, एक ही आदमी को इतना ज़्यादा ठेका आप क्यों दे रहे हैं। इस पर सवाल हमेशा से बीजेपी भी उठाती आई है और सीएजी की रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई है। तो ये तो पहले कभी होता नहीं था और ना होना चाहिए। इसी से तो मतलब जो कहते हैं कि साउथ का कोई कार्टेल लग गया था इसमें, और वो लग गया था, वो चेन निकली, वो जो तमाम चीज़ें जो उनके अरविंद केजरीवाल जी के केस में हम सुनते रहते हैं, वो सब उसी की तरफ इशारा है कि कोई लॉबी, साउथ की लॉबी ने बहुत सारी दुकानें खरीदी और उन्होंने एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की, और उसके एवज में उन्होंने ये जो रेवेन्यू लॉस की बात मैं कर रहा हूँ तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का, ये वो रेवेन्यू लॉस है जो सिर्फ पक्के में हुआ। दिल्ली सरकार के टैक्स कलेक्शन का पैसा गया है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार हुआ वो अलग है, वो कोर्ट का काम है और माननीय न्यायालय उस पर जांच कर रहा है। मतलब ये जो अरविंद केजरीवाल जी पर सवाल उठ रहे थे उससे एकदम अलग है, ये अलग 2000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। ये 2000 करोड़ रुपए का तो रेवेन्यू लॉस इस तरह से है कि जिन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था, उनको भी दुकानें दी गई, और उस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से ये 2000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इसमें भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको। हाँ, भ्रष्टाचार का भी लगाया जाए तो वो पैसा फिर बहुत ज़्यादा बनेगा, और वो कोर्ट से जब न्याय मिलेगा उस पर तब वो बात सामने आएगी। अच्छा, आप हेल्थ मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, तो मैं जब थोड़ा डाटा चेक कर रही थी तो आ रहा है कि वर्ल्ड क्लास मॉडल बताते थे अपने मोहल्ला क्लिनिक को अरविंद केजरीवाल जी। दावा करते थे कि जो विदेश के जो नेता हैं, विदेश के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आती हैं, हमारा वर्ल्ड क्लास मॉडल देखती हैं और कहती हैं कि हमको भी इस तरीके से चीज़ें स्थापित करनी है। तो इस पर जब हम मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पढ़ रहे हैं तब भी आ रहा है कि 41 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिजिग्नेशन डाल दिया, तमाम ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जहाँ पर थर्मोमीटर तक नहीं है। ये इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, व्यवस्था नहीं है, कई जगह पर शौचालय भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो 1000 क्लिनिक इन्होंने बनाने का वायदा किया था, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें से सिर्फ 513 ये बना पाए, और उन 513 की जो हालत है
वो बहुत गंभीर है। कईयों में मतलब कई मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे हैं जिसमें टेबल ही नहीं है डॉक्टर के बैठने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि डॉक्टर्स को जो पेमेंट मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता कि मंथली पैसा मिलता है, वो पर पेशेंट के हिसाब से इन्होंने फिक्स किया हुआ है टू अवॉइड रिजर्वेशन इन दैट केस एंड आल्सो उनको परमानेंट ना करना पड़े, टेम्परेरी रहें, तो पर पेशेंट के हिसाब से केस मिलता है। अब डॉक्टर आएगा तो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा। उसके पास पेशेंट आते थे या नहीं आते थे, एक उस सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से कई जगह पर ये कई मोहल्ला क्लिनिक्स में ये हुआ है कि 30 सेकंड में एक पेशेंट देख लिया गया और उसका फ़ोन नंबर और वो सब दे दिया गया उसमें। आप आई, आपका नाम लिखा, आपका सब कुछ हुआ, आप 30 सेकंड मतलब आप समझिए कि 10 मिनट में 20 पेशेंट निपट गए। तो इसका मतलब सिर्फ नाम लिखने की बात हुई और नाम लिखकर पैसे दिए गए, इलाज नहीं हुआ, लेकिन इलाज के नाम पर दिल्ली के भोले लोगों के टैक्स का पैसा लुटाया गया। तो अच्छा, आप जैसे जब जिस समय हेल्थ मिनिस्टर थे तब उस समय कैसे काम होता था हेल्थ मिनिस्ट्री में? किस तरीके से घोटाला हेल्थ मिनिस्ट्री में सामने आ रहा है? कहा जा रहा है कि 75% जो कोविड के समय पर जो बजट निर्धारित किया गया था, जो यूनियन गवर्नमेंट ने दिया था, वो भी नहीं पूरा खर्च कर पाई आम आदमी पार्टी। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर बना और मुझे बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि हेल्थ का काम करना, लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा काम तो कोई होता नहीं है। तो मैं रोज़ सुबह जल्दी से 7 बजे उठ के दिल्ली सरकार के भिन्न भिन्न अस्पतालों में जाने लग गया सडन विजिट के लिए, औचक निरीक्षण के लिए। तो मैं तमाम हॉस्पिटलों में गया, किसी में कुछ कमी आती, किसी में कुछ थी, सब में कमी आती कुछ। पहली बात तो ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सब में थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट का, जो दिलसाद गार्डन में स्थित है। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में मैं पहुँच गया 7:30 बजे। तो उन दिनों कोविड ख़त्म होने पर था, तो कम से कम बाहर 700 लोग लाइन में लगे हुए थे। लाइन में मतलब अफरा तफरी मची हुई थी। तो मैं गया, डॉक्टर कोई था नहीं। मैंने ये किस लिए खड़े हैं कि इनका पहले कोविड टेस्ट होगा, फिर ये अंदर ओपीडी की पर्ची बनवाएंगे। तो कोविड के समय की बात है? हाँ, कोविड के बाद की, जब कोविड ख़त्म हो गया था, 19 दिनों की बात है। तो उस टाइम तक कोविड का ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो चुका था, विड्रॉ कर लिया गया था कि पहले कोविड की जांच कराना ज़रूरी है ओपीडी के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने भाई ये सब अब ज़रूरी नहीं है, इनकी सबकी ओपीडी की स्लिप बना के दिखाओ। ये तो एक छोटी सी बात है, एक रूटीन का काम है। मैं अंदर गया, डॉक्टर्स थे नहीं, कुछ था नहीं, सब लोग आए, अफरा तफरी में सब लोग इकट्ठा हुए। तो एक मीटिंग ली मैंने कि भाई मैं इसका औचक निरीक्षण करना चाहता हूँ, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया सिर्फ ठीक है, नहीं चलो आओ देखते हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि जो कैंसर टेस्ट करने के लिए, कैंसर की जांच के लिए एक मशीन होती है, एक तो एमआरआई मशीन होती है और एक और होती है पैट स्कैन मशीन। तो एमआरआई मशीन वहाँ पर ख़राब पड़ी हुई थी, पैट स्कैन मशीन थी नहीं, कह रहे थे गई हुई है रिपेयर के लिए। और उसके बाद एक रेडिएशन थेरेपी का एक पूरा लैब होता है, जिसमें कैंसर के पेशेंट को सिकाई देते हैं जिससे। तो वो रेडिएशन की जो लैब थी वो पूरी तरह से चोक पड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई, फिर हम दोबारा जब बैठे, मैंने कहा भाई जब तुम्हारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कैंसर का इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, अगर कोई गरीब आदमी को भगवान ना करे कैंसर हो जाए, तो इकलौता ही अस्पताल है और इसमें कोई जांच की मशीन ही आपके पास नहीं है, कैसे करते हो तुम लोग? तो डॉक्टर कहने लगे साहब सामने बहुत सारी प्राइवेट लैब्स बनी हुई हैं, वहाँ हम लिख देते हैं, लोग करा लाते हैं और हम फिर दवाई लिख देते हैं, लोग बाहर से खरीद लेते हैं और इस तरह से इलाज चल जाता है। तो मैंने कहा आखिर इसका रीज़न क्या है? हमारी सरकार तो 17% पैसे, 17% जो बजट है वो अलोकेटेड होता है हेल्थ के लिए। मेरी जब इतना बड़ा अमाउंट हेल्थ के लिए अलोकेटेड है, तो फिर इसमें मशीनों की कमी है क्यों? कह रहे साहब 2 साल से है ये बंद पड़ी है और 2 साल से हमने इसका रिक्वेजिशन, इसकी रिक्वेस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री जी तक को सबको भेजी हुई है। हेल्थ मिनिस्टर जो पिछले थे उनको भेजी हुई है जैन साहब, तो उसमें कुछ जवाब ही नहीं आ रहा और हम उसमें असमर्थ हैं। तो केजरीवाल जी तो बोलते थे कि बाहर की जो दुकानें थी उनको बंद करवा दिया हमने, सबका फ्री में इलाज होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरह से वहाँ चल रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि भाई जब तो आपने 2 साल 2.5 साल पहले जब ये अप्लाई किया था नई मशीनों के लिए, वो सब पेपर्स मुझे दिखाओ। मुझे तो मैं नया मंत्री बना था, मैंने कहा मैं बस अब करा दूंगा सारा काम। मैंने कहा 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको पैसे दिला दूंगा। और ठीक है, तो वैसे करके मैंने कि सारी शैडो फाइल मुझे आप दे दो, और शैडो फाइल सारी लेके मैं आ गया। मैंने आते ही मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, हाँ अरविंद केजरीवाल जी को। मैंने कहा सर मैं वहाँ गया था, और जिस हिसाब से हमारी सरकार का स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल चल रहा है, और जिस ढंग से उस पर काम हो रहा है, ये हमारी यूएसपी है। और अगर जिस ढंग से काम हो रहा है उस ढंग से हुआ तो अगली बार जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, लोग हमें गालियाँ देंगे। इस तरह से मैंने उनको बोला। कह रहा ऐसा क्या हो गया? मैंने सर आप मुझे समय दो, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने अगले दिन 4 बजे का समय दिया, मैं 4 बजे पहुँचा। हाँ, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, और ये तो बहुत दयनीय बात है। हम तो शिक्षा के ऊपर तो हम सारे देश में राजनीति करने की बात करते हैं। कह रहे अच्छा, तो उन्होंने फाइलें पलटते रहे पन्ने ये वो। मैंने कहा इनको आप तुरंत कराइए, और ये मशीनें बहुत ज़रूरी हैं, दिलानी है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक करना है, कम से कम नए हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो पुराने को जितनी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स हैं, मशीन के लेवल पे, डॉक्टर के लेवल पे मैं चाहता था कि सब लोग वो सब पूरे हो जाएं, ताकि जो आए इलाज उसको तो मिले। बड़ा अस्पताल और बनाएंगे, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। अरे ठीक है, मैं देखता हूँ। देखने में ये हुआ कि 3 दिन बाद मुझे स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया गया। अब आप समझ सकती हैं कि किस तरह का, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मैं किस दिन दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में गया, किस दिन मेरा हेल्थ मिनिस्ट्री से विड्रॉ किया गया, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो ये 3 दिन बाद आपको हटा दिया 3 गया। दिन बाद बजाय कि उनको पैसा देने के, गरीबों के लिए इलाज के लिए मैंने पैसे मांगे, उनकी मशीनें मांगी, और उसको बजाय देने के उन्हें लगा कि ये आदमी ना मतलब इस तरह की बातें करने लग गया है, जनता की आवाज़ उठाने लग गया है, तो इसको बाहर कर दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग 2-4 लोग ही मिलके आम आदमी पार्टी को चलाया करते थे, और मुझे हटा दिया गया। तो ये परिवार वाला सिस्टम नहीं था क्या, कि मतलब आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने मंत्री हैं, सब हमारा परिवार हैं, सब हम सब मिल के चाहते हैं कि जनता का हम भलाई करें? देखिए, जनता की भलाई, उनका मॉडल कुछ जो गवर्नेंस है ना, वो एक अलग तरह की गवर्नेंस चलाई उन्होंने ये चलाई कि बहानेबाजी, और उसके बाद आंदोलन, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहा, लोगों की भलाई का ध्यान कम रहा। और देखिए, कोई भी बात हो, अगर आप ढंग से सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। तो एक बात मुझे बताइए कि केजरीवाल जी लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है, तो ईमानदार पार्टी की जब रिपोर्ट्स आ रही हैं सीएजी की, तो 14 में से 2 रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं और दोनों में घोटाला सामने आया है, तो बाकी के जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं उसमें कितना दूध का दूध और पानी का पानी होगा? देखिए, 2 रिपोर्टें तो आ चुकी हैं। सब कुछ हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में रख चुकी हैं। अभी और भी रिपोर्टें आने वाली। एक स्वास्थ्य घोटाला सामने आएगा आपके, उसमें बाकी घोटाले छोटे लगने लग जाएंगे। बाकी घोटाले छोटे लगेंगे? हाँ, ऐसा क्यों? स्वास्थ्य कह रहा हूँ मैं, शिक्षा। स्वास्थ्य तो आ चुका। हाँ, शिक्षा घोटाले में मतलब इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि बाकी घोटाले छोटे लगने लग जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि शिक्षा घोटाला सबसे बड़ा निकलेगा? अब आएगा तो उस पर बात करेंगे, अभी से बात करना तो ठीक नहीं है, ये प्रोटोकॉल में नहीं है। पर आपको पूरा विश्वास है कि मतलब इतना बड़ा घोटाला होगा शिक्षा में कि ये सब छोटे लगने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस वक्त जैसे हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने बताया कि 3 दिन बाद आपको हटा दिया गया जब आप वहाँ पर समस्या लेकर गए कि ये परेशानी है, इन चीज़ों पर काम होना चाहिए। इसके अलावा जब हम अस्पतालों का देख रहे थे तो 27 अस्पतालों का ऑडिट किया गया, जिसमें से 50% ऐसे निकले जिसमें आईसीयू ही नहीं था। तो जैसे जो बाकी के हेल्थ मिनिस्टर्स थे, क्या वो ऑडिट करने नहीं जाते थे? या जैसे अरविंद केजरीवाल जी को भी अगर हम देखें तो उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो क्या ये सारी चीज़ों से पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं रखी क्या अपने पास? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में। मंत्री की कोई औकात उस पार्टी में नहीं है, और मतलब उनके बिना कुछ नहीं कोई कर सकता। तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, उनके पास सारे पोर्टफोलियो थे।
सारे। क्या मिनिस्ट्री, मतलब जैसे कहते हैं ना कि लिखित में कोई मिनिस्ट्री नहीं है उनके पास अभी भी? अगर आप उनका विकिपीडिया पर या कहीं पर डाटा देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं आएगा कि केजरीवाल जी के पास ये मिनिस्ट्री है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए क्या उन्होंने ऐसा किया, या उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी? ऑफ कोर्स बचने के लिए किया। कोई भी योजना इनिशिएट ना करें वो अपने हाथ से, उससे बचने के लिए किया। और अगर आप ये कहें कि मुख्यमंत्री जी आज ये कहें कि साहब मुझे पता नहीं था मेरे मंत्री ने क्या किया, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि टीबीआर के हिसाब से और जो कोई भी कैबिनेट नोट या जब भी पास होता है वो जीओएम की मीटिंग के बिना नहीं होता। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, वो सातों मंत्री बैठते हैं और सबके साइन होते हैं, तभी वो पास होती है। तो उसमें मुख्यमंत्री जी के भी साइन होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साइन होते हैं। आज चाहे शराब घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, सब में उनके भी साइन होंगे। तो जैसे सीएजी रिपोर्ट जब से आई है तब से मैं सबके ट्विटर हैंडल पे देख रही थी, आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, आतिशी का दिख रही थी, अरविंद केजरीवाल का देखा, तो उसमें कहीं पर भी सीएजी रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा हो रही है कि बाबा साहेब की फ़ोटो हटा दी गई है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो लगा दी गई है, इस तरीके की चर्चा आ रही है। पर सीएजी पर कोई सवाल जवाब, कुछ बयान ये सामने क्यों नहीं आ रहा हमारे? बाबा साहेब की फ़ोटो पर बात करने का आम आदमी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आखिर दलितों के लिए क्या किया है? केजरीवाल ने दलितों के लिए क्या किया? सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो के नीचे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और जय भीम का नारा लगाने से चुनाव जीते जा सकते हैं। दिल्ली वालों के, दिल्ली के दलितों का या भारत के दलितों का दिल नहीं जीता जा सकता। ये अब पोल खुल गई उनकी और लोगों ने उनको नकार दिया। और देखिए, जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, दलितों की बात करें तो दलितों के लिए इन्होंने एक नौकरियां निकाली थी विधानसभा में, आपको याद होगा, डाक फेलोज, कंसल्टेंट और तमाम नौकरियां निकाली गई थी जिनकी सैलरी लाखों में थी और हज़ारों की तादाद में ये नौकरियां निकाली गई थी। और उसमें आरक्षण का प्रावधान तक नहीं रखा गया, एक बच्चा उसमें दलित नहीं बना। आरक्षण का प्रावधान तो होना चाहिए ना, वो भी इन्होंने नहीं रखा। तो ये किस मुंह से आज बाबा साहेब की बात या दलितों की बातें करते हैं? एक तरफ जब बीजेपी रिजर्वेशन पर बात करती है तब तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी सरकार है। तो जब इन्होंने जब जिस समय पर दिए जा रहे थे रोजगार, उस समय पर इन्होंने नहीं रिजर्वेशन का ध्यान दिया, या तब इनको नहीं ध्यान आया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है वही रिजर्वेशन लेकर आए थे? बिल्कुल, तब इनको बिल्कुल ध्यान नहीं आया और तमाम संस्थाओं ने इस बात को केजरीवाल जी तक पहुंचाया भी, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती, हाजी करते हैं, आते हैं जाते हैं। क्योंकि उनका एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरा और उनका झगड़ा क्या था, मैं जब विकास की बात करता था दिल्ली के, जैसे मैंने आपको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दिया, तमाम चीज़ों का दिया कि ये होना चाहिए, जब मैं विकास की बात करता था, उन पर फंड की बात करता था, तो वो प्रचार की बातें करने लग जाते थे। वो कहते थे आप पढ़े लिखे हैं, आपको आता है, आप जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करिए। मैंने कहा दिल्ली के लोगों ने मुझे वोट दिया है, दिल्ली में मैं मंत्री हूँ या एमएलए हूँ, जो भी हूँ, तो मुझे दिल्ली के लिए काम करना है, ना कि वहाँ के लिए। तो उनका जो फोकस था वो सारा का सारा प्रचार पे था, पैन इंडिया में कैसे इस पार्टी को, इस झूठी आइडियोलॉजी को, जो आइडियोलॉजी थी नहीं एक्चुअली में, उसको कैसे फैलाया जाए। विकास पर ध्यान नहीं था अरविंद केजरीवाल जी। विकास पर आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में जितना बर्बाद हुआ है दिल्ली का, कभी नहीं हुआ। अभी तो इस पे भी आने वाली है सीएजी रिपोर्ट में, ये भी है सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे उसमें।